नमस्कार दोस्तों। आज 18 सितंबर 2022 की तारीख को फाइनली एसएससी ने जो है सीएचएसएल 2021 का डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लिया गया है, जो टायर 2 होता है। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि टॉपिक्स क्या क्या थे बोथ ऐसे और लेटर के, और कुछ पॉइंट्स पे भी हम डिस्कस कर लेंगे कि जैसे अटेंडेंस कितनी रही थी और रिज़ल्ट इस टायर 2 एग्ज़ाम का कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपने ऐसे के भी बारे में कुछ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए थे, और लेटर के बारे में भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना किसी देरी के। तो मैं जो अपना रिव्यू बताऊंगा अटेंडेंस और बाकी चीज़ों को लेकर, तो वो मैं जो है मेरे एग्ज़ाम सेंटर जो कि राजा भोज गवर्नमेंट स्कूल जो कि 1100 क्वार्टर भोपाल में स्थित है उस पर बेस्ड बताऊंगा। मोस्ट ऑफ द सीएचएसएल कैंडिडेट्स जो कि एमपीआर रीजन से हैं उनका इस सेंटर पे एग्ज़ाम हुआ था, और उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ के स्टाफ ने प्रोवाइड नहीं की थी हमें। जो भी स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ाम देने के बाद अपना एक एक घंटे तक बैग ही वापस ले रहे थे, तो इनकी फैसिलिटीज़ उतनी खास नहीं थी। खैर आगे चलते हैं। तो दोस्तों टॉपिक्स की बात करें तो ऐसे में इस बार एसएससी ने यूथ लूजिंग फोकस इन दिस एंटाइसिंग वर्ल्ड, यानी जो युवा पीढ़ी इस मायावी जो संसार है उसमें अपना जो है फोकस खोती जा रही है। तो ये टॉपिक पूछा गया था इस साल एसएससी ने सीएचएसएल 2021 के एग्जामिनेशन में। और लेटर में अगर बोलें तो ये था कि यू आर परवीना राइट अ लेटर टू द एडिटर। जो वो न्यूज़ के एडिटर है वो उसका शायद प्रभात या प्रकाश या ऐसे करके कोई न्यूज़पेपर था, मैं अभी अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्लेनिंग अबाउट टूरिस्ट ट्रीटिंग द एनवायरनमेंट विद इनसेंसिटिविटी। सो बेसिकली आपको यहाँ पे बोला गया था कि आप परवीना है, और एड्रेस पे मैं याद कर पा रहा हूँ कुछ वीपीओ था, और खेजरी डिस्ट्रिक्ट था शायद, या खेसारी डिस्ट्रिक्ट था। और मेघालय राज्य का जो है ये हमारा जो कैरेक्टर है परवीन या परवीना, ये वहाँ पे मेघालय में रिसाइड करता है। और वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ के वातावरण को, जो भी पेड़ पहाड़ हैं और नदी हैं, उनको बहुत ही इनसेंसिटिविटी से ट्रीट करते हैं, यानी वहाँ पे कचरा कूड़ा वैसे ही फेंक देते हैं जहाँ घूमने आते हैं। और कुल बात यह है कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं जो भी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। तो आपको अब ये प्रभात न्यूज़ के एडिटर को एक लेटर लिखना था इस बारे में। तो ये जो एडिटर को लिख रहे हैं अपन, तो इसमें जो है ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। तो ये थे टॉपिक्स जो इस साल एसएससी ने सीएचएसएल 2021 के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने ऐसे में जो है क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए थे। मैंने अपने ऐसे और लेटर जो लिखे थे उसमें मैंने क्या क्या चीज़ों को बताया था, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स और 150 वर्ड्स में लिखना होता है, तो ज़्यादातर ऐसे जो हैं और लेटर जो है वो यूनिक ही होते हैं। तो मैं अपने पॉइंट्स आपको बताता हूँ। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। सो जैसा कि आपको मालूम है ऐसे का टॉपिक था कि यूथ लूजिंग फोकस इन दिस एंटाइसिंग वर्ल्ड। सो मैंने शुरुआत अपने ऐसे की कुछ इस प्रकार की थी कि अपने जो लाइफ टाइम रहते हैं, जो हमारा एक मानव की ज़िंदगी रहती है, वो 4 फेजेस में डिवाइड रहती है। एक तो चाइल्डहुड, फिर टीनेज, फिर अडल्टहुड, और फिर एल्डरली एज जब आप बूढ़े हो जाते हैं। तो मैंने ये बताया कि जो टीनेज और अडल्टहुड रहता है वो आपके यूथ में काउंट होता है, यानी युवा अवस्था में काउंट होता है। और भारत देश में एक युवा जो है अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में और काम करने में व्यतीत करता है। ये मैंने बताया। उसके बाद फिर मैंने बताया कि युवावस्था में एक मानव के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि वो उसकी शादी होती है तो वो खुद अपनी फैमिली बनाता है, तो वहाँ से अपनी नई जर्नी शुरू करता है। फिर मैंने ये भी बताया कि वो फाइनेंशियल और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अपने पेरेंट्स और गार्डियन से लेता है ना, उसका समाज की भी जिम्मेदारी उठाता है। फिर मैंने ये भी बताया कि एक युवा जो है वो अपने फैमिली के लिए रोज़ी रोटी कमाता है, उनकी अर्निंग्स कमाता है। तो इन सब पॉइंट्स के मदद से मैंने जो है युवावस्था का जो इम्पोर्टेंस है उसकी, एक यूथ इंसान के जीवन में कितना क्रूशियल है, इसको मैंने हाईलाइट करने का प्रयास किया। फिर मैंने ये बताया कि भारत देश में जो है वो बहुत सारे युवा जो लीडर्स हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, भगत सिंह है, और चंद्रशेखर आज़ाद हैं। तो मैंने इनके एग्जांपल्स दिए और ये कहा कि इन सभी ने समाज के प्रति अपनी युवावस्था में समाज में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, और भारत को आज़ादी दिलाने में भी अपनी युवावस्था का बलिदान दिया है। तो ये मैंने बताया। फिर मैं अब यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट टॉपिक पे बात करना शुरू कर दिया कि पास्ट में हमारे पास इतने मतलब प्रोडक्टिव युवा थे, कि इतने महान महान युवा लीडर्स थे, लेकिन आज का जो यूथ है, जो अभी 21वीं सदी का यूथ है, वो उतना अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं करता है। फिर मैंने इस बात के कारण बताया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं करता है। तो मैंने बताया कि
कि जो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कि आज जो फैसिलिटीज़ एक युवा के पास है वो पिछले ज़माने में शायद नहीं हुआ करती थी, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिस कारण से जो है वो पहले के युवा जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करते थे और आज के युवा फैसिलिटीज़ और अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कारण कम मेहनत करते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल वाला जो एलिमेंट होता है वो कम रहता है। तो एक फैक्टर मैंने ये बताया। फिर मैंने ये बताया कि जो पेरेंट्स है वो आजकल कुछ ज़्यादा ही केयरिंग और लविंग होने लगे अपने बच्चों के प्रति। उनको मतलब थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो इतना ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे बहुत ही बड़ा कुछ हो गया। सो एक्स्ट्रा जो लव है कि जितने की लिमिट से जो ऊपर है, उसके कारण भी जो है एक्स्ट्रा केयर के कारण बच्चे फोकस जो है वो लूज़ कर देते हैं। फिर मैंने ये बताया कि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द गोल्स। आज के जो हैं बच्चों को मतलब 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद भी ये मालूम नहीं पड़ता है कि अब उन्हें करना क्या चाहिए, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया। फिर अवेयरनेस भी नहीं होती कि उन्हें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि यूथ जो है अपना फोकस लूज़ करता है। फिर मैंने ये भी बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, जो अभी बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे आ चुके हैं, बहुत मतलब ज़्यादातर युवा भारत का जो है वो स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स यूज़ करता है, और इनकी अफोर्डेबिलिटी और इंटरनेट कनेक्शंस जो भी है वो उसके भी अफोर्डेबल रेट्स पे होने के कारण जो है युवा जो है वो अपने आप को सोशल मीडिया वेबसाइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर चीज़ों पे, और अदर वेबसाइट्स जो है यूट्यूब है जैसे, उसमें वो टाइम वेस्ट कर देता है अपना। तो ये सब जो है यूथ के फोकस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी कारण से जो है युवा अपना जो है फोकस वो खो देता है। सो इन सब पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया। फिर अब मैंने जो है वो प्रॉब्लम्स बताई, तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हमें पॉजिटिव नोट पे ही ले जाना है ऐसे को। तो मैंने ये बताया कि जो है अगर यूथ को आपको अगर फोकस्ड बनाना है तो आपके जो गोल्स हैं वो एक अर्ली चाइल्डहुड एज में ही आपको डिसाइड कर लेने चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 10th से ही ये आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं। सो उनका जो है वो फोकस रहता है बाकी अदर बच्चों से, क्योंकि उनने पहले डिसाइड कर रखा रहता है कि हमें करना क्या है आगे लाइफ में। सो इनसे उनका फोकस सुधर सकता है। फिर मैंने ये बताया कि जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी माता पिता प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को, वो सिर्फ उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही होना चाहिए, एक लिमिट्स में ही होना चाहिए, कि ताकि बच्चों को जो है सही से वो ग्रो कर पाएँ, बिगड़े नहीं। फिर मैंने कुछ महाभारत का भी मेंशन करने का सोचा था, लेकिन ऐसे जो है लंबा खिंच रहा था कि जैसे गुरु द्रोण ने अर्जुन को बताया कि आपको सिर्फ चिड़िया की आँख पे ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं करना। सो ऐसे टीचिंग्स का भी हम एग्जांपल दे सकते थे, लेकिन मैंने फिर इसको छोड़ दिया क्योंकि टाइम भी जा रहा था, मुझे लेटर भी लिखना था। और मैंने फिर इसके बाद अपनी एंडिंग शुरू कर दी कि मेडिटेशन भी जो है फोकस को बढ़ाने में कारगर हो सकता है, और इन सब पॉइंट्स की मदद से हम जो है यूथ का फोकस बढ़ा सकते हैं और उनके जीवन को एक दिशा दे सकते हैं। और जो भारत देश है उसमें ज़्यादातर जनसंख्या जो है अभी युवा है, तो जिसका फ़ायदा गवर्नमेंट को अपनी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ फ्रेम करके उठाना चाहिए। और मैंने इसी नोट के साथ एंडिंग कर दी कि सरकारों को इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ बनाना चाहिए ताकि जो है यूथ अपना कैरियर आगे देख सके और भारत जो है एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में अगले 2 से 3 दशकों में उभर के आए। सो इसी नोट के साथ मैंने एंडिंग कर दी थी। फिर जो है लेटर की बात करते हैं कि यू आर परवीना। तो इसमें मैंने यही लिखा था कि इसमें बहुत ही जनरल लिखा था मैंने। पहले तो सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिख दिया मैंने रिगार्डिंग रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इनसेंसिटिविटी बाय द टूरिस्ट टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। मैंने ऐसा करके सब्जेक्ट लिख दिया। फिर मैंने सैल्यूटेशन डाल दिया, रिस्पेक्टेड सर मैम, और फिर अपना लेटर जो शुरू कर दिया। इसमें मैंने कॉमन चीज़ें ही बताई कि जैसे जो भी टूरिस्ट आते हैं देश विदेश से और भारत से के दूसरे हिस्सों से ही जो भी टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे जो है गंदगी फैलाते हैं। जैसे कोई चिप्स का पैकेट खाया तो वो फेंक देते हैं और यहाँ की वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूट करते हैं, और जो है गुटखा और तंबाकू का सेवन करके एनवायरनमेंट में थूक देते हैं। तो ये भी मैंने बताया। तो ऐसी जनरल मैंने बताया, इसमें कोई स्पेशल पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया। एक मैंने ये लिखने का सोचा था कि आप अपने आर्टिकल्स के माध्यम से इन सभी में अवेयरनेस जगाएं कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है उसका पालन करें। और ऐसे ही मैंने एंड कर दिया। 2 पेज में मेरा हो गया था लेटर, और मेरा जो है 5 मिनट पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। बाकी थोड़ी बहुत काटा पीटी हुई थी मेरे लेटर में, बट उतना चलता है। चलिए आप आगे चलते हैं।
अब मैं अटेंडेंस की बात करूं तो अटेंडेंस तो बहुत आई थी, मतलब आप 85 to 90% कह सकते हैं। मेरा जो रूम था और मेरे सेंटर पे जितने लोग आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, तो 85 to 90% अटेंडेंस थी। ऐसा नहीं था कि लोगों ने छोड़ा है, बट इतनी अटेंडेंस जो है मेरे सेंटर पे आई थी। फिर रिज़ल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखिए 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही। एसएससी हालांकि बहुत हाई स्पीड पे काम कर रहा है, बट मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने लगेंगे ही इसमें। तो आप लोग अपना रिज़ल्ट जो है वो जनवरी लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।